हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष सर क्योमेंटल क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज बायोलॉजी का क्लास 12 का दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन के बारे में, और जनन क्या होता है उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर क्या होता है, फिर उसके बाद अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर क्या होता है। तो देखिए बच्चों, हम सभी ने पढ़ा था लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन के बारे में देखते हैं, फिर लैंगिक जनन के दो कॉलम बनाए गए हैं, इसमें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखिए, जो अलैंगिक जनन होता है इसमें संतान की उत्पत्ति के लिए केवल एक जनक भाग लेता है, और इसमें हमने देखा कि इसमें संतान के उत्पत्ति के लिए कितने जनक भाग लेंगे? दो जनक भाग लेते हैं। इसी प्रकार अगर देखा जाए, जो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान है उसको क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को क्या कहा जाएगा? क्लोन कहा जाएगा। जबकि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन उत्पन्न संतान को ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। अगर देखा जाए, क्लोन जो होते हैं, हमने बताया भी था, जो क्लोन होता है वह अपने माता पिता के हूबहू प्रतिलिपि होता है, ये हमने बताया था। तो हूबहू प्रतिलिपि का मतलब ये होता है कि यह आनुवंशिक रूप से और आकार की दोनों रूप में क्या होता है? समान होता है। जबकि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान क्या होता है? यानी कि ऑफस्प्रिंग अपने जनक से आनुवंशिक रूप में तो समान होता है, परंतु हम कहें आकार के रूप में क्या होता है? भिन्न होता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़े तो इसमें जो कोशिका का विभाजन, देखो, जनन की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो वहां पर कोशिका का विभाजन प्रारंभ होता है। जनन की प्रक्रिया, क्योंकि नई कोशिका बननी है तो कोशिका का क्या हो जाएगा? विभाजन होना शुरू हो जाएगा। तो जब कोशिका का विभाजन शुरू होता है तो कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है, आपने सुना होगा। एक होता है समसूत्री विभाजन, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो हम ये कहेंगे कि जब अलैंगिक जनन द्वारा संतान की उत्पत्ति होनी होती है तो वहां पर जो कोशिका का विभाजन होता है वह केवल और सिर्फ केवल किस प्रकार का होता है? हम कहेंगे समसूत्री प्रकार का होता है। यानी हम कह सकते हैं इसमें कोशिका का विभाजन केवल समसूत्री प्रकार से होता है। जबकि अगर देखा जाए लैंगिक जनन में क्या होता है? कोशिका का विभाजन समसूत्री प्रकार से भी होता है और अर्धसूत्री प्रकार से भी होता है। अगर देखा जाए तो जनन में संतान, आपने देखा, अगर कोई जो है आनुवंशिक रूप में भी समान रहेगा और आकार के रूप में भी समान रहेगा तो कोई भिन्नता दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतान है वह अपने जनक के हूबहू प्रतिलिपि है। अर्थात कह सकते हैं इस प्रकार के जनन में उत्पन्न जो संतान है उसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं पाई जाती है। जबकि लैंगिक जनन में इस प्रकार के जनन में संतान में विभिन्नता पाई जाती है। तो ये हमने देखा लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन के बारे में। तो देखिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या होगा आपका। दोनों अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। देखिए, अलैंगिक जनन की कुछ विधियां बताई गई हैं। तो बच्चों, अलैंगिक जनन में विधियां क्या होती हैं इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो देखिए, अलैंगिक जनन की विधियां क्या है वो हम लोगों को जानना है। तो देखते हैं। हाँ, आपके पास ये देखिए हेडिंग पड़ा हुआ है, अलैंगिक जनन में विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां, ये हम लोगों को जानना है। ये देखिए, अलैंगिक जनन की कई सारी विधियां हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जो जीव होते हैं उसमें अलैंगिक जनन की कई सारी विधियां होती हैं, यानी उनमें अलग अलग प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। तो उसी चीज को हम लोग जानेंगे। इसमें कई सारी विधियां हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं द्विविभाजन। द्विविभाजन का क्या मतलब है? द्वि का मतलब होता है दो, और विभाजन का मतलब होता है टूट जाना, अलग हो जाना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि द्विविभाजन में क्या होगा? जीव का शरीर जो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना,
दो होते, एक खंडी भवन भी आएगा अभी आपको देखेंगे, और एक द्विविभाजन भी होता है, दोनों में अंतर है। द्विविभाजन का मतलब तब होगा जब एक कोश की जीव का शरीर होगा, और खंडी भवन क्या होता है, बहुकोश की होता है, दोनों एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन जो प्रोसेस है ऐसे लगता है कि दोनों एक जैसा है, लेकिन जीवों का अंतर है। यानी कि अगर एक कोश की जीव होगा तो उसमें क्या होगा कि द्विविभाजन होगा, अगर जो है बहुकोश की जीव होगा तो उसमें खंडी भवन होगा, और दोनों ही अलैंगिक जनन की विधियों के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्विविभाजन क्या होता है। देखो, इस प्रकार के जनन में एक कोश की, देखो यहाँ लिखा हुआ है, एक कोश की जीव का शरीर, इस प्रकार के विभाजन में एक कोश की जीव का शरीर दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक भाग विकसित होकर नए जीव का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है, नए संतति का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार के जनन को क्या कहेंगे, द्विविभाजन कहते हैं। और द्विविभाजन में कौन कौन आएगा, अमीबा आएगा, यूग्लिना आएगा, पैरामीशियम आएगा। एक इनमें किस प्रकार का विभाजन होता है, द्विविभाजन होता है। एक अमीबा का शरीर दो भागों में विभाजित हो जाएगा और क्या करेगा, नए जीव का, नए अमीबा का निर्माण कर देता है। अब चलते हैं हम लोग अगले विधि की ओर, जिसका नाम है मुकुलन, जिसे हम कहते हैं बडिंग, जिसे हम क्या कहेंगे, बडिंग कहते हैं। मुकुलन का मतलब क्या होता है उसको हमें जानना है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो इस प्रकार के जनन में जीव के शरीर पर बाह्य वृद्धि, कोशिका क्या करती है, बाह्य वृद्धि करती है अनेक छोटी छोटी संरचना के रूप में। कोशिकाएं बाह्य वृद्धि, बाहर की ओर शरीर से बाहर की ओर निकलती है और एक छोटी छोटी संरचना के रूप में, जिसे क्या कहते हैं, मुकुल यानी कि बड कहा जाता है। और ये जो है बड क्या होती है, शरीर से अलग हो जाती है, टूट जाती, पृथक हो जाती है, और वो विकसित होकर नए संतति का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, मुकुलन कहा जाता है। मुकुलन जो है विधि होती है अलैंगिक जनन की, और ये कहाँ होता है, ईस्ट में, कवक में, एक प्रकार का कवक है, एक कोशिकी कवक है, और हाइड्रा में होता है। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कलिका द्वारा जनन, इसे जिमुलेशन कहा जाता है। जिमुलेशन कहा जाता है कलिका द्वारा, कलिकाएं बनती हैं। देखो, यह कुछ ही पौधों एवं जंतुओं में दिखाई देता है। और हम कहें अगर देखा जाए तो पौधों में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, बहुकोशिकीय जो है क्या होते हैं, पत्तियों और तनों में बहुकोशिकीय संरचनाएं हरे रंग की बन जाती हैं, और वो बहुकोशिकीय संरचनाएं जो हरे रंग की बनती है उसे जो है कलिका कहा जाता है। और ये कलिकाएं क्या होती हैं, विकसित होकर नए संतति का निर्माण कर देती हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे फ्यूनेरिया है, ब्रायोफिल्लम है, इन सब पौधों में होता है। ब्रायोफिल्लम में तो पत्तियां क्या होती, गिर जाती हैं, जैसे पौधों से अलग हुई पत्तियां जमीन पर पड़ी, और उनके किनारों किनारों से क्या होता है कि उसमें रूट बन जाती, जड़ बन जाता है, और उसमें कलिकाएं बन जाती हैं, और वो जो है पूरी पत्ती सड़ जाएगी, और उसकी जो कलिका है वो जमीन में विकसित हो जाती है, विकसित हो जाती मिट्टी में, और नए जो है ब्रायोफिल्लम का निर्माण कर देगी। इसी प्रकार कुछ जंतु में होता है, जैसे हमने कहा कि स्पंज में होता है। तो ये थोड़ा एनसीईआरटी में ज्यादा मेंशन किया गया है, स्पंज और ब्रायोफिल्लम। हाँ, यहाँ पे एक चीज और कह सकता है कि पत्ती द्वारा जन्म किसमें होता है, पत्ती द्वारा जन्म किसमें होता है, तो क्या बताएंगे, ब्रायोफिल्लम। क्या बताएंगे, ब्रायोफिल्लम। अगर पूछा जाए प्राणियों में, जंतुओं में जो जनन कलिका द्वारा होता है, जिम्यूल द्वारा होता है, जिमुलेशन द्वारा होता है, तो आप क्या बताएंगे, स्पंज बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, खंडी भवन। देखो खंडी भवन आ गया ना। तो खंडी भवन क्या होता है, खंडी भवन का मतलब होता है कि इसमें क्या होगा, एक कोश की जीव नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बहुकोश की जीव होगा। बहुकोश की जीवों में जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है, टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर, प्रत्येक टुकड़ा क्या होता है, विकसित होकर नए संतति का निर्माण कर देता है। तो इसे क्या कहते हैं, खंडी भवन कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाएगा, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स और कुछ आकशेरुकी प्राणी जो होते हैं उनमें पाया जाता है। तो हम लोग और भी आगे इस टॉपिक को देखेंगे, इसमें और एक दो टॉपिक है उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए
अगला टॉपिक क्या होगा उसको हम लोग जानेंगे। हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष सर किलोमीटर क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज बायोलॉजी का क्लास 12th का दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन के बारे में, और जनन क्या होता है उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर क्या होता है, फिर उसके बाद अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर क्या होता है। तो देखिए बच्चों, हम सभी ने पढ़ा था लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन के बारे में देखते हैं, फिर लैंगिक जनन के दो कॉलम बनाए गए हैं, इसमें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखिए, जो अलैंगिक जनन होता है इसमें संतान की उत्पत्ति के लिए केवल एक जनक भाग लेता है, और इसमें हमने देखा कि इसमें संतान के उत्पत्ति के लिए कितने जनक भाग लेंगे, 2 जनक भाग लेते हैं। इसी प्रकार अगर देखा जाए, जो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान है उसको क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को क्या कहा जाएगा, क्लोन कहा जाएगा। जबकि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन उत्पन्न संतान को ऑफस्प्रिंग कहा जाता है, ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। अगर देखा जाए क्लोन जो होते हैं, हमने बताया भी था, जो क्लोन होता है वह अपने माता पिता के हूबहू प्रतिलिपि होता है, ये हमने बताया था। तो हूबहू प्रतिलिपि का मतलब ये होता है कि यह आनुवंशिक रूप से और आकार की दोनों रूप में क्या होता है, समान होता है। जबकि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान क्या होता है, यानी कि ऑफस्प्रिंग अपने जनक से आनुवंशिक रूप में तो समान होता है, परंतु हम कहें आकार के रूप में क्या होता है, भिन्न होता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़े तो इसमें जो कोशिका का विभाजन, देखो जनन की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो वहां पर कोशिका का विभाजन प्रारंभ होता है। जनन की प्रक्रिया, क्योंकि नई कोशिका बननी है तो कोशिका का क्या हो जाएगा, विभाजन होना शुरू हो जाएगा। तो जब कोशिका का विभाजन शुरू होता है तो कोशिका विभाजन 2 प्रकार से होता है, आपने सुना होगा। एक होता है समसूत्री विभाजन, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो हम ये कहेंगे कि जब अलैंगिक जनन द्वारा संतान की उत्पत्ति होनी होती है तो वहां पर जो कोशिका का विभाजन होता है वह केवल और सिर्फ केवल किस प्रकार का होता है, हम कहेंगे समसूत्री प्रकार का होता है। यानी हम कह सकते हैं इसमें कोशिका का विभाजन केवल समसूत्री प्रकार से होता है। जबकि अगर देखा जाए लैंगिक जनन में क्या होता है, कोशिका का विभाजन समसूत्री प्रकार से भी होता है और अर्धसूत्री प्रकार से भी होता है। अगर देखा जाए तो जनन में संतान, आपने देखा अगर कोई जो है आनुवंशिक रूप में भी समान रहेगा और आकार के रूप में भी समान रहेगा तो कोई भिन्नता दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। तो हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतान है वह अपने जनक के हूबहू प्रतिलिपि है, अर्थात कह सकते हैं इस प्रकार के जनन में उत्पन्न जो संतान है उसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं पाई जाती है। जबकि लैंगिक जनन में इस प्रकार के जनन में संतान में विभिन्नता पाई जाती है। तो ये हमने देखा लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन के बारे में। तो देखिए इसके बाद हम आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या होगा आपका, दोनों अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। देखिए अलैंगिक जनन की कुछ विधियां बताई गई हैं। तो बच्चों अलैंगिक जनन में विधियां क्या होती हैं इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो देखिए अलैंगिक जनन की विधियां क्या है वो हम लोगों को जानना है। तो देखते हैं, हाँ आपके पास ये देखिए हेडिंग पड़ा हुआ है, अलैंगिक जनन में विधियां, अलैंगिक जनन की विधियां, ये हम लोगों को जानना है। ये देखिए अलैंगिक जनन की कई सारी विधियां हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो जो जीव होते हैं उसमें अलैंगिक जनन की कई सारी विधियां होती हैं, यानी उनमें अलग अलग प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। तो उसी चीज को हम लोग जानेंगे, इसमें कई सारी विधियां हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं द्विविभाजन। द्विविभाजन का क्या मतलब है, द्वि का मतलब होता है 2 और विभाजन का मतलब होता है टूट जाना, अलग हो जाना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि द्विविभाजन में
क्या होगा, जीव का शरीर जो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, दो होते, एक खंडी भवन भी आएगा अभी आपको देखेंगे, और एक द्विविभाजन भी होता है, दोनों में अंतर है। द्विविभाजन का मतलब तब होगा जब एक कोश की जीव का शरीर होगा, और खंडी भवन क्या होता है, बहुकोश की होता है, दोनों एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन जो प्रोसेस है ऐसे लगता है कि दोनों एक जैसा है, लेकिन जीवों का अंतर है। यानी कि अगर एक कोश की जीव होगा तो उसमें क्या होगा कि द्विविभाजन होगा, अगर जो है बहुकोश की जीव होगा तो उसमें खंडी भवन होगा, और दोनों ही अलैंगिक जनन की विधियों के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्विविभाजन क्या होता है। देखो, इस प्रकार के जनन में एक कोश की, देखो यहाँ लिखा हुआ है, एक कोश की जीव का शरीर, इस प्रकार के विभाजन में एक कोश की जीव का शरीर दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक भाग विकसित होकर नए जीव का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है, नए संतति का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार के जनन को क्या कहेंगे, द्विविभाजन कहते हैं। और द्विविभाजन में कौन कौन आएगा, अमीबा आएगा, यूग्लिना आएगा, पैरामीशियम आएगा। एक इनमें किस प्रकार का विभाजन होता है, द्विविभाजन होता है। एक अमीबा का शरीर दो भागों में विभाजित हो जाएगा और क्या करेगा, नए जीव का, नए अमीबा का निर्माण कर देता है। अब चलते हैं हम लोग अगले विधि की ओर, जिसका नाम है मुकुलन, जिसे हम कहते हैं बडिंग, जिसे हम क्या कहेंगे, बडिंग कहते हैं। मुकुलन का मतलब क्या होता है उसको हमें जानना है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो इस प्रकार के जनन में जीव के शरीर पर बाह्य वृद्धि, कोशिका क्या करती है, बाह्य वृद्धि करती है अनेक छोटी छोटी संरचना के रूप में। कोशिकाएं बाह्य वृद्धि, बाहर की ओर शरीर से बाहर की ओर निकलती है और एक छोटी छोटी संरचना के रूप में, जिसे क्या कहते हैं, मुकुल यानी कि बड कहा जाता है। और ये जो है बड क्या होती है, शरीर से अलग हो जाती है, टूट जाती, पृथक हो जाती है, और वो विकसित होकर नए संतति का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, मुकुलन कहा जाता है। मुकुलन जो है विधि होती है अलैंगिक जनन की, और ये कहाँ होता है, ईस्ट में, कवक में, एक प्रकार का कवक है, एक कोशिकी कवक है, और हाइड्रा में होता है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कलिका द्वारा जनन, इसे जिमुलेशन कहा जाता है, जिमुलेशन कहा जाता है। कलिका द्वारा कलिकाएं बनती हैं। देखो, यह कुछ ही पौधों एवं जंतुओं में दिखाई देता है। और हम कहें अगर देखा जाए तो पौधों में क्या होता है, कभी कभी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जो है क्या होते हैं, पत्तियों और तनों में बहुकोशिकीय संरचनाएं हरे रंग की बन जाती हैं, और वो बहुकोशिकीय संरचनाएं जो हरे रंग की बनती है उसे जो है कलिका कहा जाता है। और ये कलिकाएं क्या होती हैं, विकसित होकर नए संतति का निर्माण कर देती हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे फ्यूनेरिया है, ब्रायोफिल्लम है, इन सब पौधों में होता है। ब्रायोफिल्लम में तो पत्तियां क्या होती, गिर जाती हैं, जैसे पौधों से अलग हुई पत्तियां जमीन पर पड़ी, और उनके किनारों किनारों से क्या होता है कि उसमें रूट बन जाती, जड़ बन जाता है, और उसमें कलिकाएं बन जाती हैं, और वो जो है पूरी पत्ती सड़ जाएगी, और उसकी जो कलिका है वो जमीन में विकसित हो जाती है, मिट्टी में, और नए जो है ब्रायोफिल्लम का निर्माण कर देगी। इसी प्रकार कुछ जंतु में होता है, जैसे हमने कहा कि स्पंज में होता है। तो ये थोड़ा एनसीईआरटी में ज्यादा मेंशन किया गया है, स्पंज और ब्रायोफिल्लम। हाँ, यहाँ पे एक चीज और कह सकता है कि पत्ती द्वारा जन्म किस में होता है, पत्ती द्वारा जन्म किस में होता है, तो क्या बताएंगे, ब्रायोफिल्लम। क्या बताएंगे, ब्रायोफिल्लम। अगर पूछा जाए प्राणियों में, जंतुओं में जो जनन कलिका द्वारा होता है, जिम्यून द्वारा होता है, जिम्युलेशन द्वारा होता है, तो आप क्या बताएंगे, स्पंज बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, खंडी भवन। देखो खंडी भवन आ गया ना। तो खंडी भवन क्या होता है, खंडी भवन का मतलब होता है कि इसमें क्या होगा, एक कोश की जीव नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बहुकोश की जीव होगा। बहुकोश की जीवों में जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है, टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर, प्रत्येक टुकड़ा क्या होता है, विकसित होकर नए संतति का निर्माण कर देता है। तो इसे क्या कहते हैं, खंडी भवन कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाएगा, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स और कुछ अकशेरुकी प्राणी जो होते हैं उनमें पाया जाता है। तो हम लोग और भी आगे इस टॉपिक को देखेंगे।
इसमें और एक दो टॉपिक है, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक क्या होगा उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसके पहले हमने देखा कि खंडी भवन तक हम लोगों ने देखा। अब पुनरुद्ध भवन की अगर बात किया जाए, पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है फिर से निर्माण होना, यानी कि अगर कोई भाग नष्ट होने वाला है या नष्ट कर दिया गया तो वह फिर से विकसित हो जाए और नए संतति का क्या करे, निर्माण कर दे। तो देखिए कुछ जीवों में जितने भाग, जीवों का शरीर जितने भागों में काट दिया जाता है वह प्रत्येक भाग, कटा हुआ भाग जिसमें केंद्रक उपस्थित हो वह फिर से विकसित हो जाता है, नए संतति का निर्माण कर देता है। तो इस वृद्धि को क्या कहते हैं, पुनरुद्ध भवन कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ होता है, अमीबा में, स्पंज में, हाइड्रा में, प्लैनेरिया में। यहाँ तक कि कुछ जंतुओं में जैसे हमने कहा कि जो है और भी होता है पुनरुद्ध भवन की क्षमता, जैसे हम कहेंगे छिपकली की पूंछ, छिपकली की पूंछ कट जाती है फिर भी उसमें क्या होता है, नई जो है पूंछ आ जाती है, पुनरुद्ध भवन हो जाता है, उसका कुछ ही भाग जो है होता है। इसी प्रकार हालांकि उसमें नई संतति के निर्माण नहीं होता है। इसी प्रकार क्या होता है, पुनरुद्ध भवन की क्षमता हम कहेंगे एम्बियोस्टोमा की भुजाओं में होता है। इसी प्रकार हम कहेंगे जो है कि सितारा मछली, स्टार फिश की भुजाओं में होता है पुनरुद्ध भवन की क्षमता। लेकिन ये पुनरुद्ध भवन में क्या होता है, जैसे एम्बियोस्टोमा हो गया, स्टार फिश हो गया, या फिर हम कहेंगे छिपकली की पूंछ हो गई, ये पुनरुद्ध भवन तो है लेकिन इसमें नए संतान की उत्पत्ति नहीं होती बल्कि उनके अंगों का विकास होता है। लेकिन किस विधि द्वारा, पुनरुद्ध भवन। लेकिन अमीबा, स्पंज, हाइड्रा, प्लैनेरिया इन सब में क्या होता है कि नए संतति का निर्माण हो जाता है। और प्लैनेरिया अगर आपसे पूछा जाए, नीट का क्वेश्चन है, एक बार पूछा जा चुका है कि ये बताइए कि कौन सा ऐसा जो है जीव है जिसमें पुनर्भवन, रीजनरेशन की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो आप क्या बताएंगे, प्लैनेरिया। प्लैनेरिया में सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे अगला, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या होता है, कुछ जीवों में क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में एक कोश की पतली भित्ति युक्त संरचना का निर्माण किया जाता है। बीजाणु की बात की जा रही है, या कुछ ऐसे जीव होंगे जिसमें क्या होता है, एक पतली उसके शरीर द्वारा या उसके द्वारा एक पतली, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं तो एक पतली क्या होती है, परत की या भित्ति युक्त संरचना का निर्माण किया जाएगा जो एक कोश की होता है। इसे हम लोग कहते हैं क्या, बीजाणु कहते हैं। और जब जो है प्रतिकूल परिस्थितियां हट जाती हैं अर्थात अनुकूल परिस्थितियां आती है तो वो बीजाणु क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, और अंकुरित होने के बाद नए संतति का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार की विधि को क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। और हम लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कवक तथा शैवाल होता है। तो बच्चों ये हमने देखा अलैंगिक अलैंगिक में अंतर और इसकी विधियां। हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक। तो देखिए बच्चों हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे अगला टॉपिक, कायिक जनन। कायिक जनन का मतलब क्या होता है, कायिक मतलब काया मतलब शरीर से है, यानी कि अगर देखा जाए तो कायिक जनन में क्या होता है, जो मातृ पौधा होता है उसके शरीर के अंगों से नए पादप का अगर निर्माण हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, कायिक जनन कहा जाता है। अब कायिक जनन अगर देखा जाए भी अलग अलग पौधों में अलग अलग विशेष प्रकार के अंगों द्वारा होता है और उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहले हम नाम जानेंगे फिर उसके उदाहरण जानेंगे, एग्जाम्पल जानेंगे कि कौन कौन सा ऐसा पौधा है उसमें किस प्रकार का कायिक जनन होता है, किस प्रकार के कायिक जनन द्वारा होता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कायिक जनन की जो विधियां हैं वो 5 प्रकार से मैं दिखा रहा हूं। पहले भूमिगत तना। भूमिगत तना का मतलब ये होता है यानी जो मिट्टी के अंदर, भूमि के अंदर रहता है और वो नए संतति का यानी कि नए पौधे का निर्माण करता है। इसी प्रकार दूसरा होता है अर्धवायुवी तना, यानी कि वो जो तना होगा उसका आधा वायु में रहेगा आधा भूमि के अंदर रहेगा।
तब उसे अर्धवायवीय तना कहेंगे। अगला आता है मूल, यानी कि जड़ द्वारा क्या होता है कि हम कहेंगे नए पादप का निर्माण हो। अगला है पत्ती द्वारा, आपको पत्ती द्वारा मैं बता भी चुका हूँ, जैसे ब्रायोफिल्लम के बारे में। और उसके बाद बुलबिल, बुलबिल क्या होता है, एक प्रकार का हम कहेंगे संरचना है, जो फूली हुई संरचना होती है, जो एगेव नामक पौधे में होता है। तो हम लोग देखते हैं भूमिगत जो तना से होता है, ये क्या होता है, अगर देखा जाए भूमिगत तने में 4 प्रकार की संरचनाएं होती है। कंद होता है जिसे ट्यूबर कहेंगे, दूसरा होता है प्रकंद जिसे राइजोम कहते हैं, तीसरा होता है घन कंद जिसे क्या कहते हैं, कॉर्म कहते हैं, और चौथा होता है सल्कंद है कि बल्ब कहा जाता है। तो देखिए अगर देखा जाए तो कंद, प्रकंद, घन कंद, सलकंद, सल्ककंद, ये 4 प्रकार से भूमिगत तने में पाया जाता है, जो क्या होता है अलग अलग पौधे में अलग अलग प्रकार से नए पादप का निर्माण करता है। अगर देखा जाए जो कंद होता है, आलू आपने देखा होगा, आलू में क्या होता है छोटी छोटी आंखें बन जाती है, आंखों के समान संरचना बनती है और वो विकसित होकर नए आलू के पौधे का निर्माण कर देती है, तो ये कंद हो गया। प्रकंद अदरक और हल्दी में होता है, देखते हैं अदरक और हल्दी में गांठें लगाई जाती हैं, वो गांठें क्या है, प्रकंद है। इसी प्रकार अरबी है, केसर है और जिमी कंद है, इनमें क्या होता है घन कंद संरचना होती है, जिससे इनका जो है नए पौधे का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार हम कहेंगे क्या सल्क कंद, सल्क कंद में क्या आता है, प्याज आएगा, प्याज का जो सल्क होता है वो लगाया जाता है, सल्क कंद के अंतर्गत आता है। जैसे प्याज है, ट्यूलिप है, उसके बाद रजनीगंधा है, ये सब जो है क्या होते हैं कि सल्कंद के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है अर्धवायवीय तने की बात। अर्धवायवीय तना हमने बताया कि जो आधा वायु में रहे आधा भूमि के अंदर, तो हम कहेंगे जैसे इसमें क्या आता है ऊपर भूस्थायी, ऊपर भूस्थायी मतलब रनर होता है जिसे कहते हैं, ज्यादातर लोग रनर ही शब्द जानते हैं, हिंदी का कम यूज कर पाते हैं। बायोलॉजी का ऐसा लैंग्वेज है, थोड़ा सा हिंदी वर्ड यहाँ पे कठिन पड़ता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, आप लगातार हमसे पढ़ते रहेंगे तो आपके लैंग्वेज जो बायोलॉजी के वर्ड है, जो बायोलॉजी के टर्म है, वो सब सही हो जाएंगे। तो देखिए ऊपर भूस्थायी रनर कहा जाएगा, भूस्थायी स्टोलन कहा जाएगा। अगर देखा जाए अगला होगा भूस्थायी का ऑफसेट कहा जाता है, अंतर भूस्थायी सकर कहा जाता है। देखो अगर देखा जाए दूब घास में, खट्टी बूटी में, सेंटेला में, इन सब पौधों में क्या होता है कि उसके पर्व संधियों पर क्या होता है नीचे की ओर क्या होगा कि जड़ें निकलेंगी और ये पर्व संधियां थोड़ा सा विकसित होकर क्या करती हैं आगे बढ़ती जाती हैं, नए संतत का निर्माण कर देती हैं, जिसे ऊपर भूस्थायी कहा जाएगा। कौन किसमें किसमें होगा, दूब घास, खट्टी बूटी, सेंटेला। इसी प्रकार भूस्थायी में जो आएगा वो हो जाएगा अरवी, केला, इन सब में क्या भूस्थायी द्वारा क्या होता है कायिक जनन होता है। भूस्थायिका द्वारा कायिक जनन किसमें, ऑफसेट द्वारा किसमें होता है, जलकुंभी में होता है और पिस्टिया नामक पौधे में होता है। इसका अंतर भूस्थायिका द्वारा जो होता है वो कहाँ होता है, जिसे सकर भी कहते हैं, वो पुदीना में। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि किसमें किस प्रकार से कायिक जनन होता है। अब बात आती है मूल द्वारा, अगर रूट द्वारा जो है देखा जाए कायिक जनन पूछा जाए तो किसमें किसमें बताएंगे, शीशम में होता है, सतावर में होता है, डहेलिया में होता है, इन सब में क्या होता है मूल द्वारा कायिक जनन होता है। तो अगला हम देखेंगे पत्तियों द्वारा जो कायिक जनन होता है किसमें किसमें होगा। अभी तक आपने केवल ब्रायोफिल्लम देखा था, अभी और हम देखते हैं एक होता है बिग्नोनिया में, कोलेंचो में और ब्रायोफिल्लम, ये सब पौधों के नाम है जिसे आपको याद रखना है। अगला हो जाएगा बुलबिल, बुलबिल द्वारा जो है कायिक जनन किसमें होता है, एगेव में होता है। तो बच्चों आज हमने देखा कि पौधों में जो है क्या होता है कायिक जनन किस प्रकार से होता है उस सब के बारे में। तो ये भी जो है दूसरा लेक्चर आज समाप्त होता है और हम पढ़ेंगे नया टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। आज बस इतना ही, धन्यवाद।